गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर टेंस का सेकंड भाग। टेंस जिसमें मैंने आपको बताया टेंस के 12 पार्ट्स होते हैं और टेंस इंडेफिनिट के रूप में मैंने आपको पहला टेंस प्रथम वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। सामान्य वर्तमान काल का अर्थ ये है कि जब कोई कार्य होता है तो उसका निश्चित पता नहीं होता है कि ये कार्य कब हुआ। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कब खाता हूँ, सुबह खाता हूँ, शाम को खाता हूँ, दोपहर में खाता हूँ। मैं एक पाठ पढ़ता हूँ तो यहाँ पर मैं कब पढ़ता हूँ उस पाठ को, मैं 2 बजे पढ़ता हूँ, शाम को पढ़ता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, तो इसलिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा गया है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका दूसरा जो नाम है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अर्थ ये होता है कि वर्तमान में जो कार्य लगातार जारी है, जिस कार्य को हम लगातार आँखों के सामने देखते हुए कर रहे हैं या किसी को कार्य करते हुए देख रहे हैं, वो सारे कार्य जो हैं वो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएंगे। तो हम यहाँ सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर सेकंड टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आगे स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। चाहे आप लाइक करें, चाहे शेयर करें या सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखें। जिससे क्या है कि टेंस सीखने में आपके छोटे बच्चों के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम वालों बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टेंस की स्टडी नहीं की है जिन्होंने, या उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टेंस के बारे में कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, या सुना भी होगा तो उनको आते नहीं है, उनको इम्प्रूव करने के लिए आप ज़रूर वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको कुछ समझ में आए। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यहाँ टेंस की ओर। सेकंड टेंस जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अर्थ होता है यहाँ पर वर्तमान में जो कार्य लगातार जारी रहे, हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान जो है, पहचान दे रखी है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी हिंदी की लाइन होगी, उस हिंदी की लाइन के अंत वाले भाग में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस प्रकार के यदि शब्द मिलते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसको समझेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बोल सकते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज भी बोल सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज इस टेंस में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आप इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आप आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको दे रखा हो आई सब्जेक्ट होने पर आप एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है इज का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है आर का, और आई सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हम यूज करते हैं एम हेल्पिंग वर्ब का।
मैंने आपको हिंदी से जो पैटर्न बनाना होता है वो मैंने मेरे प्रथम वीडियो के अंदर बता दिया है कि आप जब आपको हिंदी की लाइन मिलती है, उस हिंदी की लाइन के अंदर आपको सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अदर कहाँ है, ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है, इस प्रकार की चीज़ें मैंने प्रथम वीडियो में बनाई है, जो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रथम वीडियो का लिंक देखकर और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर स्टडी करते हैं सेंटेंस पैटर्न के बारे में। सेंटेंस पैटर्न में क्या होता है कि जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट होता है। जिन स्टूडेंट्सों को सेंटेंस पैटर्न आता है तो आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। दो बातें आप ध्यान रखना कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का विशेष ध्यान रखना है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जांच करके ही आप सेंटेंस पैटर्न का आप यूज इंग्लिश बनाने में करें। वरना आप क्या कर सकते हैं कि यदि सेंटेंस हिंदी में तो दे रखा है अफर्मेटिव में और आपने उसको कर दिया नेगेटिव सेंटेंस को देखकर, तो वो सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इस स्थिति के अंदर मैंने प्रथम वीडियो में भी ये बात बताई है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, आप पहचानेंगे कैसे, मैं पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो अब हम करते हैं सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर है इज, एम, आर, प्लस उसके बाद में आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। यहाँ पर केवल हम पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज करेंगे सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न आप यूज करेंगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करें, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर का यूज करते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना होगा और आप करें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी ही होती है शुरू में, सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करें तथा ऑब्जेक्ट एंड अदर एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग अंत में आप अवश्य करें। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक आपके यहाँ पर ये पैटर्न मैंने नोट किए हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस जो होते हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा, मुकेश कमरे में गाना गा रहा है। मैंने ये सेंटेंस हिंदी में लिखा है। सबसे पहली बात क्या होती है, हिंदी से इंग्लिश बनाते समय स्टेप बाय स्टेप एक एक बात बताता हूँ आपको मैं, वो ध्यान दें आप। जब कभी भी आपको हिंदी की लाइन दिखाई दे तो आप उसको टेंस की जांच कीजिए कि उसमें टेंस कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ अंत में रहा है लगा हुआ है, इसका अर्थ यहाँ है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से अब इसमें सेंटेंस को पहचानना होता है। दूसरी बात आती है सेंटेंस को पहचानने की। पहले हमने टेंस को पहचाना, उसके बाद आती है सेंटेंस को पहचानने की। तो सेंटेंस में देखो, इसमें नहीं दिया हुआ है, क्या भी नहीं आया हुआ है, क्या और नहीं भी नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ क्या और नहीं का यूज नहीं हो रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न काम में लेंगे। अब इसमें पहले मैं आपको हिंदी पैटर्न लगा के बता देता हूँ कि सबसे पहले आने वाला जो मुकेश शब्द है ये सब्जेक्ट होगा, कमरे में अदर होगा। हिंदी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। हिंदी पैटर्न में क्या होता है, में और पर किसी शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो अदर कहलाएगा। इसके तुरंत बाद में
यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में गा जो है एक वर्ब है। इस प्रकार से हिंदी का पैटर्न हमने नोट कर लिया। अब इसी हिंदी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इस इंग्लिश वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका इंग्लिश बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट दे रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है मुकेश, तो यहाँ हम लिखेंगे मुकेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। अब मुकेश यदि यहाँ पर सिंगुलर में है तो आप इज का यूज कीजिए, प्लूरल में है तो आर का यूज कीजिए, आई दिया हुआ है तो एम लगाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। इसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। अब देखेंगे इसमें वर्ब कहाँ है, तो ये गा जो है एक वर्ब है जिसको हम सिंग बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करने के बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पर गाना, तो सिंग ए सॉन्ग। आप ए सॉन्ग भी लगा सकते हैं या सॉन्ग भी लगा सकते हैं क्योंकि वो सिंगुलर के रूप में है, एक व्यक्ति केवल एक बार में एक ही गाना गा सकता है, इसलिए आप ए सॉन्ग भी लगा दो चाहे या सॉन्ग लगा के भी आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में अदर दे रखा है, तो अदर जो है वो आपको दिया हुआ है कमरे में, तो में की चीजें मैंने आपको बताई थी, इसको लिखा जाता है इन द। और इसके साथ में आया हुआ वर्ड कमरा है, कमरे में, तो यहाँ पर आ जाएगा रूम, फुल स्टॉप। ये इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने किया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ, मोर छत पर नहीं नाच रहा है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर टेंस को पहचानेंगे, रहा है टेंस की स्थिति है, नहीं ये सेंटेंस की स्थिति है। अब इसमें लगा लेते हैं हिंदी पैटर्न। मोर जो है वो सब्जेक्ट है, छत पर है अदर, उसके बाद में यहाँ पर नाचना जो दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ नाचना, नहीं जो है वो सेंटेंस की पहचान, रहा है वो टेंस की पहचान। अकेला एक वर्ड बच गया, लेकिन हिंदी में पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी था, लेकिन जब एक ही शब्द बचा हुआ है तो हमें ऑब्जेक्ट और वर्ब में से वर्ब को ही मानना है, क्योंकि वर्ब यदि हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। इसलिए आप दो ऑब्जेक्ट और वर्ब बचा हुआ है तो और एक शब्द दिया हुआ है तो आप उसको वर्ब माने, या देख सकते हैं कि सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य जो हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो मोर यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, नाचने का, तो ये वर्ब के रूप में हम इसको देखेंगे। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सेंटेंस था या नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ये लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट लगाएंगे, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर का उपयोग हम करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, पीकॉक इज नॉट डांसिंग ऑन द रूफ। ये सेंटेंस हमने किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं, क्या पूजा रसोई में खाना बना रही है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे अंत में, क्योंकि शुरुआत हमने क्या से की है। अब ये क्या जो शब्द है इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नीचे वाट लगा कर लिखें। जब हिंदी की लाइन में शुरू में क्या लगा होता है तो इसका अर्थ होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करें। यदि यही क्या वाक्य के बीच में आ जाता तो आप उसके वर्ड से आप स्टार्ट करते, वाट से आप स्टार्ट करते, इसको हम करेंगे केवल हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि शुरू में आया है तो हेल्पिंग वर्ब से ही इसकी शुरुआत होगी। तो इसका आंसर जो है वो बनाते हैं हम, यहाँ पूजा के अकॉर्डिंग इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज पूजा। अब उसके बाद में आता है वर्ब, वर्ब दे रखा है बनाना, तो कुकिंग। क्या बना रहे हैं, भोजन या खाना, तो फूड। ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा अदर, अदर में दे रखा है रसोई में, तो आज लिखेंगे हम इन द किचन। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का भी प्रयोग करते हुए इसको फिनिश करेंगे। तो ये आपको दिया हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर
आप विशेष दो ही बातें याद रखें, हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होती है और मेन वर्ब में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। अब जो ही हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इसका पहचान जो है वो चेंज हो जाएगा। आप पैटर्न एक बार याद करने के बाद केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप आपस में टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हुए लिखें और आपके सेंटेंस तैयार हो सकते हैं या हो जाएंगे। आप इसी प्रकार से इसको याद करें। हम नेक्स्ट टेंस को स्टडी करने वाले हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंस हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ ये होता है कि जब कोई कार्य हम पूरा कर चुके हैं या उस कार्य को समाप्त कर चुके हैं, हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्दों का जब प्रयोग होता है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज और हैव। मेन वर्ब की होती है यहाँ पर थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम किसका यूज करते हैं? हैज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव का। अब देखते हैं सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां ईजेएमआर लिखा हुआ था वहां आप क्या कर देंगे? हैज हैव कर देंगे, और जहां वर्ब के साथ में आईएनजी लिखा हुआ था वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बाकी सेम ज्यों का त्यों ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही इसमें आप चेंज करते रहें और बाकी सारे सेंटेंसों में ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की ओर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वह खाना खा चुका है, तो यहां पर बनेगा ही हैज ईटन फूड। इस प्रकार से फर्स्ट का आंसर बना। नेक्स्ट नरेश बाजार नहीं जा चुका है, तो बनेगा नरेश हैज नॉट gone to market, gone to market। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोल नंबर थर्ड। तो रोल नंबर थर्ड में दिया हुआ है वह सो चुकी है। इसमें केवल वह सब्जेक्ट है और सोना ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है। बस इसमें दो ही चीज़ें दी हुई हैं। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। तो चुकी है का मतलब वो सी है, लड़की है, तो हम क्या करेंगे? इसको सी के बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर हैज का, और स्लिप्ड SLEPT वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और फुल स्टॉप हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट जो सेंटेंस जो है ये थर्ड नंबर सेंटेंस हमने सी हैज स्लिप्ड के रूप में पढ़ा है। नेक्स्ट, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ चुके हैं? तो क्या जब वाक्य के शुरू में आया हुआ है तो मैंने आपको बताया है कि जब सेंटेंस के शुरू में क्या का प्रयोग हो तो आप उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही करें। तो यहाँ पर बंदर जो हैं वो चुके हैं, मतलब प्लूरल के अंदर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव मंकीज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्लाइंब यानी होता है चढ़ना, ये वर्ब है, तो यहाँ पर CLIMBED क्लाइंब कर देंगे। फिर आता है पेड़ पर और अदर बनाएंगे, तो ऑन द ट्री। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सेंटेंस को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है क्या मंजू रसोई में चाय बना चुकी है? तो सेंटेंस बनाएंगे हैज मंजू मेड टी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट का यूज किया हमने। उसके बाद में हम यूज करेंगे रसोई में,
तो इसका आ जाएगा इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन का प्रयोग करते हुए हम अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। फर्स्ट 4th नंबर वाले में भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। 6 नंबर सेंटेंस जो आता है वो लिखा हुआ है, क्या वह कमरे में टीवी नहीं देख चुका है? तो यहां बनाएंगे इसका हैज ही वॉच्ड टीवी, हैज ही नोट लगाएंगे क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर नोट दिया हुआ है, तो हम नोट का प्रयोग करते हुए लिखेंगे हैज ही नोट वॉच्ड टीवी, कमरे में अदर है तो इन द रूम, इन द रूम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो हमने स्टडी किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें वर्तमान में जो कार्य जारी है और वो पूरा हो चुका है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे तो इससे टेंस की पहचान हो सकती है। उसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव होती है, और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। अब हैज हैव जो होता है सिंगुलर के साथ तो हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग हम करते हैं। तो ज़्यादातर तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही विशेष ध्यान रखना होता है टेंस में, और हिंदी सेंटेंस पैटर्न जो है उस पर विशेष ध्यान रखना होता है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो सेंटेंस है या स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है, उस पर भी आप विशेष ध्यान दें। इसी से ही आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको नोट कर लीजिए। टेंस की ओर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपना अगला टेंस जो आता है 4 नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसको भी ऐड किया गया है, तो हम ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग इसको अवश्य पढ़ेंगे। और इसमें पहचान क्या होती है कि हिंदी का जो वाक्य होता है उस हिंदी के वाक्य में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अब ये से जो है ये आपको तुरंत साथ में नहीं मिलेगा। ये से जो आता है ये टाइम के साथ मिलेगा। जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो से जो है वो टाइम के साथ मिलेगा, और रहा है, रही है, रहे हैं वो आपको मिलेंगे वाक्य के अंत में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मेन वर्ब हम देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर देखो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिश्रण रूप दे रखा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की 4th फॉर्म का हम यूज इस टेंस में करेंगे। सेंटेंस पैटर्न आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव में, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये चीज़ जो है वो समझने वाली है, तो आप इसको अच्छे से समझें। इसमें सिंस और फॉर प्लस टाइम ऐड करके दे रखा है, तो यहाँ आपको मैंने ये चीज़ें नीचे समझा रखी है। सिंस का प्रयोग से, यहाँ पर ये जो आता है ये जो प्रयोग है इसको हम हिंदी में मानेंगे तो से मानेंगे, और टाइम जैसे इसके साथ में दिया हुआ रहेगा, तो हिंदी में आप इसको से के रूप में समझें। से के रूप में आप सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। अब यदि टाइम आपको क्या दे रखा है, टाइम आपको दिया हुआ है निश्चित और अनिश्चित रूप में मिलता है, तो सिंस का यूज निश्चित समय के साथ किया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस मार्च, सिंस 1988, सिंस 2004, सिंस लास्ट नाइट। इस प्रकार से हम सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के साथ करते हैं। फॉर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के साथ।
अनिश्चित समय में जैसे सिंस फॉर 2 आवर्स, फॉर 15 डेज, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर 3 years, फॉर 2 weeks, फॉर सम टाइम। इस प्रकार से हम इसको सिंस फॉर को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो यहाँ एक नोट वाली और है। तो नोट को आप देखना कि हैज है और बीन दोनों के बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे। ये विशेष बात आप ये ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हैज़ बीन और हैव बीन लगाने के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, जो सरासर गलत होता है। आप इसमें हैज़ या हैव के तुरंत बाद आने वाला जो बीन है उन दोनों के बीच में आप किसका प्रयोग करें, नोट का प्रयोग करते हुए लिखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी थोड़ा सा अलग है कि मैन जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहेंगे, मैन जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, वो सब्जेक्ट से पहले आएगी और साथ में जुड़ा हुआ जो बीन जो पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप इस सब्जेक्ट को भी ध्यान रखें कि हैज हैव और बीन के बीच में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी आप हैज हैव तो शुरू में लगा देंगे और बीन जो है उस हैज हैव और बीन के बीच में आप सब्जेक्ट और नोट का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद नोट उसके बाद बीन का प्रयोग हुआ है। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं हैज बीन तुरंत सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो हैज बीन नहीं आएगा, वो हैज उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नोट के बाद बीन का प्रयोग आप करेंगे। तो ये आपको यहाँ प्रेजेंट यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बताया है, आप इसको नोट कर लें। इसके एग्जाम्पल हम अभी स्टडी करने वाले हैं, तो आप लिखें इनको। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स की हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस पैटर्न हिंदी का लगाकर, हिंदी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से हम इनको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, 2 घंटे से ये टाइम है, अंग्रेजी जो है वो ऑब्जेक्ट है और पढ़ा जो है वो एक वर्ब है। तो हमने इस प्रकार से इसको हिंदी पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग लिख लिया है। यदि मैं ये कहता वह 2 घंटे से कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो कमरे में जो शब्द होता वो अदर कहलाता। तो यहाँ पर अदर इसमें आया नहीं है तो हमने उसको छोड़ दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर हम करेंगे, देखो से जो लगा हुआ है मैंने बताया टाइम के साथ आएगा, और रहा है वो जो शब्द दिया हुआ है वो अंत में आएगा। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या सेंटेंस के बीच में समय के साथ से शब्द का प्रयोग हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो आप देख सकते हैं इसको। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। रहा है का मतलब वह को हम क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद हैज का प्रयोग हम करेंगे, ही हैज। उसके बाद हम लिखेंगे बीन, बीन के बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो READ, पढ़ाना क्या है, टीच होता है, सॉरी, TEACH, टीच के साथ हम जोड़ देंगे ING, तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। ही हैज बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे इंग्लिश। उसके बाद लिखेंगे अब टाइम, क्योंकि आधा तो इसमें है नहीं इसलिए हम किसका यूज करेंगे, टाइम का यूज करेंगे। टाइम में 2 घंटे से दे रखा है, तो अब से का प्रयोग मैंने बताया था कि आप सिंस या फॉर के रूप में, निश्चित या अनिश्चित के रूप में इसका आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमें समय का पता नहीं लग रहा है कि कौन से सुबह के 2 घंटे हैं या शाम के 2 घंटे हैं या दोपहर के 2 घंटे हैं, केवल इसमें यह लिखा हुआ है कि 2 घंटे से। तो यहाँ पर हमें अनिश्चित के रूप में समझ में आया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 2 आवर्स। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, रमेश सुबह से कमरे में टीवी देख रहा है, तो हम इसको करेंगे, रमेश हैज बीन, रमेश हैज बीन। अब वर्ब क्या है देखना,
तो यहाँ पर वॉचिंग WATCHING, वॉचिंग क्या देख रहा है वो, टीवी। तो यहाँ पर वॉचिंग टीवी। टीवी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अदर का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के बाद पहले सिंस 4 लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सुबह से। सुबह का मतलब मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग एक निश्चित टाइम बताया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग इन द रूम। इस प्रकार से हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या सुमन 2 बजे से फुटबॉल खेल रही है? तो क्या का मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस की पहचान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। इसकी शुरुआत हम करते हैं सुमन को देखते हुए। शुरुआत में हम क्या लिखेंगे, हैज सुमन, हैज सुमन। उसके बाद लगाएंगे बीन, बीन के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। क्या कर रहे हैं, खेलने का कार्य। तो यहाँ पर प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल। अब फुटबॉल लिखने के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद पहले हम क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अदर है तो आप इसमें लिख दो, वरना पहले अदर से पहले हम टाइम का यूज करते हैं। 2 बजे से, 2 बजे से मतलब है वही चीज़ आ गई है कि हमने कहा है कि दोपहर के 2 बजे या शाम के 2 बजे। 2 बजे तो मतलब 2 बजे ही होता है, जो दोपहर में 2 बजे होता है, और एक रात को 2 बजे होता है। तो टाइम तो निश्चित है, इसलिए हम निश्चित टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम क्या क्या लिखेंगे, सिंस, सिंस 2 o'clock। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्षा बहुत देर से हो रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम भी लिख सकते हैं, या फॉर ए लॉन्ग पीरियड का भी यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेमा 3 घंटे से नाच रही है। तो हम लिखेंगे हेमा हैज बीन डांसिंग। 3 घंटे का अर्थ यहाँ पर दे रखा है 4 3 आवर्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 3 घंटे कौन से, सुबह के 3 घंटे हैं या शाम के 3 घंटे हैं या रात के 3 घंटे हैं। तो यहाँ पर ओनली 3 आवर्स दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 घंटे से 3 आवर्स के रूप में इसका यूज हम करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस दे रखा है क्या राम 1 माह से किताब लिख रहा है? तो हम लिखते हैं यहाँ पर हैज राम बीन राइटिंग ए बुक। एक माह से, तो 1 माह कौन सा 1 माह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें निश्चित पता नहीं है। तो हम लिखेंगे फॉर 1 मंथ। तो इस प्रकार से हमने हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो एग्जाम्पल्स हैं हमने स्टडी किए। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल्स नोटबुक में से या बुक में से देखकर आप उसको कर सकते हैं। आपको नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को लिखकर उसका सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस के रूप में पास्ट टेंस आता है। पास्ट टेंस का पहला जो टेंस है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप पहले इनको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस का जो प्रथम जो टेंस आता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है इंडेफिनिट के रूप में, कि इसमें कार्य के होने का तो पता होता है, लेकिन वो कार्य कब किया जाता है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। इसीलिए इस टेंस का नाम जो रखा गया है वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसकी पहचान कि हिंदी वाक्यों के अंत में
यहाँ पर ता था, ती थी, ते थे, या इसके अलावा ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ की मात्रा के बाद यदि किसी हिंदी सेंटेंस की समाप्ति होती है या किसी हिंदी सेंटेंस का समापन होता है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, आ की मात्रा, ता था की मात्रा, ए की मात्रा, ये जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही ये उदाहरण हैं या एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में ही डिड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग मैन वर्ब के रूप में करते हैं। लेकिन जब डिड का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है तो उसके तुरंत बाद आने वाली जो मैन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। तो कहने का मतलब है यदि आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो गलत होगा। सेकंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही की जाती है, क्योंकि इनके जो डिवाइडेशन पार्ट्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, उसी में ही आप अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग उसके तुरंत बाद मैन वर्ब जो आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम लिखते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। तो लिखा हुआ है सीता ने राम को पत्र लिखा। तो आ की मात्रा आई हुई यहाँ पर, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो सीता wrote a letter to राम। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटर्न। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस जो लिखा है मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, डिड का प्रयोग इसमें नहीं करना है। वे फुटबॉल खेले, तो यहाँ पर आ जाएगा दे प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट, कल वर्षा हुई थी, तो इट रेन्ड यस्टरडे। इट रेन्ड यस्टरडे। तो ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये ए आ ई उ ए ऐ ओ औ की मात्रा के रूप में हमने स्टडी किए हैं। इसी प्रकार से जो सेंटेंस आ सकते हैं वो ता था, ती थी, ते थे के रूप में हम स्टडी करें। तो फर्स्ट एग्जांपल है वह बाजार नहीं जाता था। तो यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ही डिड से बनाएंगे। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यह बात आप अवश्य ध्यान रखें, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। सेकंड नंबर सेंटेंस है क्या पक्षी आकाश में उड़ते थे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है, तो क्या का सेंटेंस पैटर्न ये लिखा हुआ है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम डिड बर्ड्स, क्योंकि ते थे के रूप में है तो यहाँ पर प्लूरल के रूप में है, तो बर्ड नहीं लिखेंगे, बर्ड की जगह पर बर्ड्स का प्रयोग करेंगे। डिड बर्ड्स, उसके बाद लिखेंगे फ्लाई इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार से हम पास्ट सिंपल टेंस की स्टडी करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे।
ये हमने पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट टेंस का प्रथम जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, ये हमने पढ़ा है। अब मेरे तीसरे वीडियो के अंदर आप इससे आगे आने वाले टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिख के बताएं और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना न भूलें। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।